तो आप सभी बच्चे जिस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो घड़ी आ चुकी है। आज से स्टार्ट होने वाला है क्लास 12th फिजिक्स का एकदम नया बैच। जी हाँ दोस्तों, इस बैच में आपको क्लास 12th फिजिक्स का कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। ठीक है, प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपकी क्लास रहा करेगी। आप मोबाइल पर देखते हो या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हो, यूट्यूब पर जाना और प्रतिदिन शाम को 8 बजे आपको क्लास मिला करेगी, वो भी बिल्कुल निःशुल्क। इस कोर्स में आपकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाएगा और पूरा कोर्स आपको फ्री में कराया जाएगा। और इस कोर्स की जो PDF फाइल है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, तो उस पर क्लिक करके आप इनकी जो PDF फाइल है कोर्स की वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम विद्युत को समझेंगे, इसकी थोड़ी हिस्ट्री की ओर चलेंगे कि विद्युत होती क्या है, इसका नाम विद्युत कैसे पड़ा, इसकी कंप्लीट आपको जानकारी दूंगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि धनावेश क्या होते हैं, ऋणावेश क्या होते हैं, धनावेश पदार्थ कब होता है, ऋणावेशित पदार्थ कब होता है, कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं। चलिए तो हिस्ट्री की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करें, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, एक यूनानी वैज्ञानिक हुआ करते थे। इनका नाम था वैज्ञानिक थेल्स। इनको यूनानी विज्ञान का जनक या पिता भी कहा जाता है। तो प्रोफेसर थेल्स ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में सबसे पहले देखा था एम्बर को यदि ऊनी कपड़े से रगड़ा जाए तो ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। जैसा आपने देखा होगा ठंड के दिनों में जब हम स्वेटर को पहनते हैं या शरीर से अलग करते हैं तो आपने देखा होगा चट चट की आवाज़ आती है। गर्मी के दिनों में जब हम कंघी करते हैं तो कंघे और बालों के बीच में चट चट की आवाज़ आती है। या शॉल को अपने शरीर से अलग करें या लपेटें तो भी आपने देखा होगा चट चट की आवाज़ आती है। या फिर आप अंधेरे कमरे में शॉल को ऐसे ऐसे रगड़ कर देखेंगे तो आपको चिंगारी निकलती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो ऐसा पता लगाया था किसने? वैज्ञानिक थेल्स ने पता लगाया था। जो एम्बर होता है ये पीले रंग का एक रेजनीय सब्सटेंस होता है, एक पदार्थ होता है जो बाल्टिक सागर एक समुद्र होता है, उसके किनारों पर यह पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, प्रोफेसर थेल्स की इस खोज के बाद कई वर्षों, सैकड़ों वर्षों तक वैज्ञानिकों का इस ओर ध्यान नहीं गया। इसके बाद 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड की जो क्वीन हुआ करती थी, महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उनके जो फैमिली डॉक्टर हुआ करते थे डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने एम्बर की भांति ऐसे कई पदार्थों का पता लगाया जिनको अगर आपस में रगड़ा जाए तो ये छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते थे? आकर्षित करते थे। उन्होंने पदार्थ बताया जैसे एबोनाइट की छड़ है, बिल्ली की खाल है, रेशम का कपड़ा है और भी ऐसे इसी तरह के कई पदार्थ बताए। यदि उनको आपस में रगड़कर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की ओर लेके जाए तो वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। ठीक है, और भी धूल के कण उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे, चिड़िया के जो पंख है वो उसकी ओर आकर्षित हो जाते थे। इसके बाद 1646 में एक नए साइंटिस्ट आए, उनका नाम था थॉमस ब्राउन ने इसको सबसे पहले क्या किया? परिभाषित करने के लिए इन्होंने क्या किया? एम्बर को यूनानी लैंग्वेज में, मतलब ग्रीक भाषा में बोलते हैं इलेक्ट्रम। और इस कारण से ये जो प्रक्रिया है इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सबसे पहले एम्बर को ग्रीक भाषा में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रम बोलते हैं। इस कारण से इस घटना का नाम रखा गया इलेक्ट्रिसिटी और इसका हिंदी रूपांतरण करके नाम रखा गया विद्युत। तो इस तरह से विद्युत शब्द आया था। और थॉमस ब्राउन ने परिभाषित कैसे किया? उन्होंने कहा उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं
या छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे कहा जाता है विद्युत। फिर से सुनो, उस ऊर्जा को जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को या छोटी छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत। अब चूंकि यहाँ पर उत्पन्न विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित नहीं हो रही बल्कि पदार्थ पर कैसी है, स्थिर अवस्था में है, इसलिए इस घटना को क्या बोला गया, स्थिर वैद्युत बोला गया। अब चूंकि ये दो पदार्थों को रगड़ने या घर्षण के कारण उत्पन्न हो रही है इसलिए इसको घर्षण विद्युत भी कहा गया। अब बात कर लेते हैं कि विद्युत आवेश होता क्या है, कब पदार्थ धनावेशित होता है, कब पदार्थ ऋणावेशित होता है, इसकी कंप्लीट जानकारी ले लेते हैं। इसको कहते हैं विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। आप चाहो तो हेडिंग लगा सकते हो, विद्युत आवेश का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। सुनो, हम जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं सर, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ये बना लिया हमने नाभिक। अब नाभिक में कितने प्रकार के कण होते हैं, क्या बनाया, ये बनाया हमने नाभिक, परमाणु का नाभिक बनाया। अब नाभिक में कितने प्रकार के कण होते हैं सर, नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन, ठीक है। अब ये देखो यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो माइनस ई लगा देंगे हम, और जब प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस ई पर ऐसे प्लस लगा देंगे, क्योंकि प्रोटॉन पर क्या होता है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है ऋणावेश, और न्यूट्रॉन पर आवेश होता नहीं है ना, आवेश रहित कण है। कौन है, न्यूट्रॉन। तो यहाँ हम बात कर रहे थे नाभिक में दो प्रकार के कण होते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। जबकि तीसरे प्रकार का जो कण होता है इलेक्ट्रॉन, वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन है ये हमने 3 कक्षाएं बना दी, और इन कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, चक्कर लगाता है, ऐसे घूमता है। अब देखो, अभी हमने कितने इलेक्ट्रॉन, आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, अभी देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। सामान्य अवस्था में किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, ठीक है। सामान्य अवस्था में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। क्लियर है इतनी बात। इस तरह से विपरीत प्रकार के आवेश होने के बावजूद, आवेश तो है, देखो 5 इसके पास क्या है इलेक्ट्रॉन, 5 इसके पास क्या है प्रोटॉन। जितना यहाँ पे धन है उतना ही यहाँ पे ऋण है, मतलब विपरीत प्रकार के आवेश होने के बावजूद परमाणु जो होता है सामान्य अवस्था में होता है विद्युत उदासीन। मतलब क्या, ना तो ये धन प्रभाव को प्रदर्शित करेगा और ना ऋण प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन धनावेश और ऋणावेश के बीच में कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है नाभिक के धनावेश से क्या होंगे, आकर्षित होंगे, और यही आकर्षण बल तो इन्हों क्या घूमने के लिए अभिकेंद्र बल प्रदान करता है। इसी के कारण तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये घूम पा रहे हैं। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास में परिभ्रमण करते हैं उनके बीच में नाभिकीय बल होता है प्रबल। प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, जल्दी से बता। प्रकृति का सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, नाभिकीय बल। बिल्कुल सही है, प्रकृति का सबसे प्रबल बल होता है नाभिकीय बल। और सबसे दुर्बल बल कौन सा होता है, कौन सा होता है, प्रकृति का सबसे दुर्बल बल, सबसे कमजोर बल कौन सा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में कौन सा बल लग रहा है, प्रकृति का सबसे प्रबल बल नाभिकीय बल। अब देखो, जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी
जैसे जैसे इन इलेक्ट्रॉनों की दूरी नाभिक से बढ़ती जाती है, भाई अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, नाभिकीय बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो ना, ये इसकी दूरी हो गई, ये इसकी दूरी हो गई, ये सबसे ज़्यादा दूरी हो गई। तो आखिरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है उनके और नाभिक के बीच में क्या हो जाएगी, दूरी बढ़ जाएगी, और दूरी बढ़ने के कारण नाभिकीय बल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब नाभिकीय बल का मान कम हो जाएगा तो इन इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जब ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा दी जाती है, जब ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा की सूक्ष्म मात्रा दी जाती है, याद करो स्केल को अगर बालों से रगड़ दो तो क्या दी तुमने, ऊर्जा दी। वो ऊर्जा कहाँ मिली, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को मिली। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन को ये ऊर्जा मिली तो इसने इलेक्ट्रॉन ने, आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों ने क्या किया, इस परमाणु को छोड़ दिया और दूसरे परमाणु पर चले गए। जब ये इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु पर जाएंगे तो क्या होगा, देखो जरा, तो क्या होगा देखो जरा, इस पर अभी कितने प्रोटॉन हैं, बोलो सर, 5 प्रोटॉन हैं। अब इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा के 2 तो निकल गए ना, इलेक्ट्रॉन निकल गए, इलेक्ट्रॉन अब इस पर कितने बचे, 5 में से 2 गए, कितना बचा, 3 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या बढ़ गया, इस पर धन बढ़ गया, मतलब इस पदार्थ को अब बोलेंगे क्या, धनावेशित पदार्थ, धनावेशित पदार्थ। अच्छा देखो, अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो जब किसी दूसरे पदार्थ पर गए होंगे, मान लो उस पर क्या थे, 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन दो ये निकल के आ गए, तो इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ गए, तो बराबर अब इस पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक हो गए। तो ये जो पदार्थ है दूसरा वाला, इसको क्या बोलोगे, ऋणावेशित पदार्थ। ठीक है, तो धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा क्या निकली, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी, भाई इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है ना, लेकिन वो तो निकल गए, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी। तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेशित पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जिससे निकल के गए हैं, वो पदार्थ हमेशा होगा धनावेशित। परिभाषा याद रखोगे, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी को धनावेशित कहते हैं, और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हुए हैं, जैसे ये दूसरे पदार्थ पर 2 इलेक्ट्रॉन जाके क्या बने थे, 12 इलेक्ट्रॉन बने थे, तो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश को प्रदर्शित करती है। तो परिभाषा क्या बनेगी ऋणावेश की, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता को ऋणावेशित पदार्थ कहते हैं या ऋणावेश कहते हैं। पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋणावेश, पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी धनावेश। क्लियर इतनी बात। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, एक बात बताओ, जब हम किसी पदार्थ को धनावेशित करेंगे तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा अथवा घटेगा, है ना। किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्यों घटेगा, कोई भी पदार्थ धनावेशित कब होता है, कोई भी पदार्थ धनावेशित तब होता है जब उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो जब हम पदार्थ को धनावेशित करेंगे तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ पर जाएंगे, तब तो वो धनावेशित होगा। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो उसका द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो यदि आपको क्वेश्चन आ जाए कि एक गोला है, एक धातु का गोला है, उसको धनावेशित किया गया है,
तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, तो आप क्या लिखोगे, उसका जो द्रव्यमान है वो घटेगा। अब यदि क्वेश्चन आ जाए एक पदार्थ है उसको ऋणावेशित किया गया है, द्रव्यमान बढ़ेगा कि घटेगा, तो क्या लिखोगे आप। जब कभी किसी पदार्थ को ऋणावेशित किया जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, इलेक्ट्रॉन आए हैं माने द्रव्यमान आया है, द्रव्यमान आया है माने द्रव्यमान बढ़ेगा। क्लियर इतना? ओके, ठीक है। तो आवेश समझ गए। आवेश क्या है? आवेश एक प्रकार की भौतिक राशि है जिसको अर्जित कर लेने पर कोई पदार्थ इलेक्ट्रीफाइड मतलब विद्युन्मय हो जाता है। और आवेश कैसी राशि होती है? कोई पूछे कि आवेश के गुण बताओ, तो आवेश कैसी राशि होती है? नंबर पहला गुण देखो, आवेश एक अदिश राशि होती है, अदिश राशि, अदिश राशि होती है। ठीक है सर। आवेश का मात्रक क्या होता है? दूसरा देखो, आवेश का मात्रक वैज्ञानिक कूलाम के नाम पर कूलाम रखा गया है। जैसे विद्युत धारा का मात्रक क्या एम्पियर होता है, ऐसे ही आवेश का मात्रक होता है कूलाम, कूलाम। और इसका जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल सी। तो आवेश का मात्रक जो होता है कूलाम होता है। तीसरा क्वेश्चन बन जाएगा, आवेश का सूत्र क्या होता है? आवेश का सूत्र, तो आवेश का सूत्र बनेगा किससे? देखो, I बराबर क्या होता है, ऐसे लिखो, हिंदी में लिख देता हूं, विद्युत धारा, विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश बटे होता है समय, बटे होता है समय। तो आवेश को दर्शाते हैं Q से और समय को दर्शाते हैं T से। ठीक है। एक बात और है, आवेश को किससे दर्शाते हैं? हमेशा याद रख लो, Q से दर्शाते हैं। या तो लिखेंगे कैपिटल Q या फिर लिखेंगे स्मॉल q। और समय को किससे दर्शाएंगे? T से। विद्युत धारा को दर्शाएंगे I से। तब यहां पर आवेश का जो सूत्र है कितना बन जाएगा? देखो जरा, Q बराबर I इंटू टी। ओके, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय। तो ये इसका मुख्य सूत्र बन गया, किसका? आवेश का। चौथा बन जाएगा, चौथा बन जाएगा इसका विमीय सूत्र। किसका? आवेश, आवेश का विमीय सूत्र। तो आवेश का विमीय सूत्र यहां पर देखो, Q बराबर धारा है तो धारा को एम्पियर लिखते हैं और समय को क्या लिखते हैं? T। तो आवेश का जो विमीय सूत्र बना वो बना कितना? AT बना। अगला देखो, अगला देखो, दो समान प्रकृति के आवेशों के बीच लगता है बल प्रतिकर्षण। देखो जरा, जैसे दो धनावेश होंगे तो दो धनावेश एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। दो ऋणावेश हैं तो वो भी हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक धनावेश है और एक ऋणावेश है तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मतलब समान प्रकृति के दो आवेश सदैव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और दो विपरीत प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।